हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं एस्टेट टीजीटी पीजीटी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर। और ये सिर्फ एस्टेट के ही नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी मैंने 2 मॉडल टेस्ट पेपर डाल दी हैं, एस्टेट के भी प्रीवियस ईयर डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नहीं 91 से शुरुआत होती है, जो एस्टेट की है वो देखें। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? भाई, जो प्रेमचंद के पूर्व यानी प्रेमचंद के प्रेमचंद ने जब लिखना शुरू किया उससे पहले के उपन्यासों की क्या विशेषता होती थी, क्या उद्देश्य होता था? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव विकास का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। तो इसका रहेगा मनोरंजन एवं सुधार, यानी जनता का मनोरंजन भी करना था और मनोरंजन के साथ साथ जो बुराइयां थी उनका सुधार भी करना था। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है? छायावादी है, प्रकृतिवादी है, प्रयोगवादी। यानी तोड़ती पत्थर कब लिखी गई थी, कहने का अभिप्राय ये है, कौन से युग में लिखी गई थी? तो 92 का रहेगा बी, ये प्रकृतिवादी है। देखो, तोड़ती पत्थर यानी कोई पत्थर तोड़ेगा तो भाई प्रगति चाहेगा, मतलब उन्नति चाहेगा, भाई किसी न किसी मजबूरी वश करेगा, भाई अब हमारा थोड़ा सा खाने पीने की व्यवस्था हो जाए तो उन्नति चाहेगा। इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, तो प्रकृतिवादी। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रवर्तक होते हैं, जनक होते हैं, संपादक होते हैं, संस्थापक होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को तो आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से अपने जहन में बिठा लें। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो आपका उत्तर रहेगा सी, राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण के करने के प्रयुक्त हुई है। भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, भक्षण करने के लिए। तो देखिए, पहले ऑप्शन देखिए, वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता है, वह आम खाता है। तो भाई देखो, प्रयुक्त हुई है तो देखिए 94 का आपका वह आम खाता है। भक्षण करने के अर्थ में तो ये क्रिया, भक्षण मतलब होता है खाना, तो आराम का पैसा खाता है, जूते खाता है, कसम खाता है। तो इसका रहेगा डी। अब आपके मन में सवाल होगा भक्षण क्या चीज़ होती है, तो उसमें आता है कुछ खाना। तो वह आम खाता है, ये क्या भक्षण कर रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, यानी रामचरितमानस है पहला, तो ये महाकाव्य है। किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है। और इसकी भाषा क्या है? तो ये भी आप याद रखेंगे, अवधी भाषा है। लेकिन यहाँ पूछा गया है रचना शैली है, शैली क्या है उसकी? तो दोहा और चौपाई के रामचरितमानस की शैली है। दोहा चौपाई तुलसीदास की है, महाकाव्य है, अवधी भाषा है। ये भी आप याद रखेंगे, इससे जुड़े प्रश्न। आप प्रश्न में 96 में बढ़ते हैं आगे। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सर्जन करने वाले कवि हैं। देखो भाई, जिस भी प्रश्न के में प्रथम हो जाता है, कहीं भी प्रथम आपको दिखाई दे जाए कोई भी प्रश्न है, तो वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शुरुआत करना बहुत इतना आसान नहीं होता। थोड़ा एक अच्छा, मतलब बुद्धिमान इंसान किसी भी कार्य की शुरुआत करता है जो अच्छा कार्य है। बुरे कार्य की मैं बात नहीं करूँगी, या अच्छा कार्य है, तो उन प्रश्नों को आप जरूर याद करेंगे। अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास। तो इसका आपका उत्तर रहेगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली काव्य, काव्य का मतलब कविता, खड़ी बोली में काव्य दे। खड़ी बोली में तो उपन्यास भी, नाटक भी, निबंध भी, ये सारे लिखे जाते हैं खड़ी बोली में। लेकिन काव्य मतलब कविता ब्रज भाषा में ज़्यादा लिखी जाती थी, लेकिन खड़ी बोली में सबसे पहले किसने की थी? अमीर खुसरो ने, याद रखेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? आईएमपी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, इसका आपका उत्तर रहेगा कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा था। इसके साथ पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? इसको कबीर की भाषा को तो इसने कहा है क्या, किसने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अब कबीर की भाषा को सद्दुकड़ी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये तीनों ही कथन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों को आप याद करेंगे।
नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन थे? शंभुनाथ अज्ञे, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। तो 98 का रहे शंभुनाथ सिंह। नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक थे शंभुनाथ सिंह। भाई देखो, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर अवश्य कर देना। और क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए कर लेना कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक उचित समय पर पहुंच जाएगी। और ये कहीं ना कहीं आपको प्रश्न जरूर देखने को मिले, बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अबे सुन बेगुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति, कृषक, शोषित, जमींदार। तो इसका आपका 99 का रहेगा आपका उत्तर ए रहेगा, पूंजीपति। अबे सुन गुलाब तो क्या है? पूंजीपति का। और कुकुरमुता है गरीब वर्ग का, शोषित। कुकुरमुता शोषक या शोषित वर्ग का, ठीक है। राधा वल्लभ और ये रचना किसकी है? कुकुरमुता रचना किसकी है? ये निराला की है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास, हितवंश, महाप्रभु चैतन्य, वल्लभाचार्य। तो 100 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वह राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है हित हरिवंश। भी राधा सबका क्या चाहती? हित चाहती है। हित हरिवंश याद रखेंगे। भाषा की समासोक्ति और कल्पना की समाज शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग इनमें किस कवि ने किया है? भाषा की समासोक्ति और कल्पना की समाज शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किस कवि ने किया? चिंतामणि भूषण, बिहारी घनानंद। तो 101 का रहेगा बिहारी ने। देखो भाई, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, यानी इनकी दोहे छोटे छोटे हैं परंतु इनका अर्थ इतनी गंभीरता है। दो दो अर्थ इसके लिए होते हैं। दिनकर और इन्होंने कितने दोहे लिखे हैं? कहीं 713, वैसे तो 713 है, कहीं कहीं 719 भी दिखाई देते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों इकट्ठे कभी नहीं आते हैं, या तो 713 आएगा या 719 आएगा। ज़्यादातर 713 ही आते हैं, तो इसका उत्तर है तो दोनों ही, लेकिन दोनों इकट्ठे कभी नहीं आते। 713 याद करेंगे, ज़्यादातर 713 आए हैं। दिनकर ने कामाध्याय का निरूपण किस कृति में किया है? रेणुका में, रसिमरथी, उर्वशी, आर्य को हरिनाम। कामाध्याय का निरूपण किस कृति में किया है? तो इसका रहेगा आपका 102 का सी, उर्वशी में इन्हें कामाध्याय का वर्णन किया है। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें कौन माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम मेहता, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री। तो 103 का आपका उत्तर रहेगा सी, लाला श्रीनिवास दास हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। और इनका जो है परीक्षा गुरु, इनका पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। और किसने माना इसे? रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यासकार माना है, पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है, ठीक है। राधा कृष्ण प्रेम का चित्रण करने वाले उपन्यासकार श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? तो 104 का आपका रहेगा अभी, ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न के रचनाकार है। सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द का कौन सा है? यानी सम उपसर्ग में निष्पन्न शब्द का कौन सा है? संस्कार है, सामना है, समझौता है, स्वयं है। 105 का रहेगा ए, क्या है? संस्कार। देखो, समय प्लस कार, ये मैं आधा है, समकार, निष्पन्न, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानियों की संख्या कितनी है? 100 है, 170 है, 67 है, 69 है। तो इसमें देखेंगे आप 106 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जयशंकर प्रसाद ने कितनी कहानियाँ लिखी? 169, ठीक है, 69। तो देखिए भाई, मैं कह रही हूँ ये प्रश्न इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये आए हुए प्रश्न है बार बार। देखो भाई, एनसीईआरटी जिसको करनी है, मैंने पीजीटी की एनसीईआरटी भी करवा, वो भी प्रश्न आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं भाई नहीं मैम हम तो ये नहीं चाहिए मॉडल टेस्ट पेपर, हमें एनसीईआरटी करवा दीजिए, तो मैं एनसीईआरटी करवा दूंगी। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों की कमेंट आ रही थी मैं मॉडल टेस्ट पेपर करवा दी, इसलिए मैंने ये करवाए हैं। हिंदी के उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर जोड़कर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट। 107 का रहेगा प्रेमचंद, ठीक है। मनोरंजन के साथ भी जोड़ा है और क्या है? जीवन के साथ भी जोड़ा है, जीवन की समस्याओं के। तो ये काम किसने किया है? प्रेमचंद ने किया है। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को माना जाता है? आधुनिक काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 108 का रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक माना जाता है।
बिहारी सच्ची पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद, अमरुक, शतक, गाथा, सप्तशती, आर्य सप्तशती। तो देखिए यहाँ इसमें रहेगा इसमें एक नहीं है पूछा गया है, तो 109 का रहेगा। गीत गोविंद का प्रभाव नहीं है, लेकिन अगर सबसे पहले प्रभाव पड़ा था तो ये गाथा सप्तशती का पड़ा था, लेकिन नहीं पड़ा था तो गीत गोविंद का नहीं पड़ा था। दोनों ही प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। और देखिए दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एचटेट में ही प्रश्न है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आपने ई मार्क्स का भर रखा है तो ई मार्क्स में भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यानी कहीं पर आप टीजीटी पीजीटी की कहीं पर आप तैयारी करो, नेट के लिए भी महत्वपूर्ण। अगर नेट के लिए आप तैयारी कर रही हो तो यानी हिंदी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर हिंदी टीचर आप बनना चाहते हैं तो। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या था? 30, 32, 35, 40 से। तो 110 का आपका उत्तर रहेगा सी, 1935। देखो कहीं कहीं क्या होता है कि 35 ऑप्शन में नहीं दिया होता, 36 भी दिया होता है, तो दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं। तो अगर 35 आए तो 35 कर देना, नहीं 36 आए तो 36 कर देना, दोनों एक साथ कभी नहीं आते। क्योंकि प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 में, तो उनकी मृत्यु के थोड़े दिन पहले इन्होंने अपना गोदान उपन्यास संपूर्ण किया था। ये इनका अंतिम उपन्यास था, इसके बाद इनको उपन्यास ये नहीं लिख पाए। ये मंगलसूत्र एक उपन्यास है इनका, मंगलसूत्र अधूरा रह गया था, तो मंगलसूत्र इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था, इनके पुत्र अमृत राय ने। और अमृत राय ने ही कलम का सिपाही इनका लिखा थी, जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही। और एक इनकी जीवनी है कलम का मजदूर, जो मदन गोपाल ने लिखी थी। एक इनकी जीवनी है प्रेमचंद घर में, ये इनकी पत्नी ने लिखी थी। तो ये सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसका रहेगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र हैं, वृंदावन लाल वर्मा है, फणीश्वर नाथ रेणु है, जयशंकर प्रसाद है। 111 का रहेगा ए, जैनेन्द्र कुमार। देखो भाई दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी को लग रहा है कि बहुत स्पीड से मैं बोल रही हूँ, तो उनको लगे अपनी आवाज़, इसमें एक फीचर होता है एक क्वालिटी का होता है, एक वॉल्यूम का होता है, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से कर रही हूँ, वो आवाज़ कम कर सकते हैं। और जिनको लग रहा है कि अब मैं धीरे बोल रही हूँ, तो वो स्पीड से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी का भी होता है, जैसे 360, 480, जो आपको सूटेबल लगे वो आप उस प्रकार से देख सकते हो। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, उषा परिवंदा। तो 112 का रहेगा आपका सी, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग, एक मिनट 112 का सी, आधुनिक युग में, हाँ ये सही भाई, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को ही कहा जाता है। इनमें कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? सुखदास, सुनीता, त्यागपत्र, प्रेत और छाया। तो 113 का आपका रहेगा जैनेन्द्र का, ये प्रेत और छाया नहीं है। देखो त्यागपत्र इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, ये भी याद रखेंगे। सुखदा भी, सुनीता भी, सारे जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। मोही का आशीष की कोहरी पंक्ति किस कवि की है? तो ये है इसमें है कबीर की, जायसी की, सूरदास की, तुलसीदास की। 114 का भी है। देखो भाई, ये अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगी, वहाँ आप प्राप्त कर सकते हो, इन प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हो। नव भक्तमाल के रचयिता कौन है? प्रेमघन है, भारतेंदु है, नाभादास है, राधाचरण गोस्वामी है। तो नव भक्तमाल के रहेंगे ऑप्शन नंबर डी, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी। भक्तमाल है नाभादास ने लिखी थी, भक्तमाल नाभादास ने, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी ने। भक्तमाल किसकी? नाभादास की है, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी की, याद रखेंगे। ठीक है, भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ये प्रश्न आपको कैसे लगे, या फिर अब एनसीईआरटी की वीडियो चाहते हैं तो एनसीईआरटी कर भी लेकर आऊँगी, मॉडल टेस्ट पेपर चाहते हैं तो मॉडल टेस्ट भी लेकर आऊँगी। तो अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर लिखें। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी? 350 से 1660 ईस्वी, 375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। तो ये मानी है 116 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 350 ईस्वी से 1650वीं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है ये, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है भक्तिकाल की समय सीमा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कृष्ण भक्ति कवियों में कृष्ण को किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया? वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर,
श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को इनमें से कोई नहीं, तो 117 का आपका उत्तर रहेगा सी। नव भक्त, ये श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण का अपना इनका रूप माना है। मतलब ये श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण का जो रूप है वो कृष्ण भक्त कवियों ने उसे अपने काव्य में स्वीकार किया है। तितली का प्रकाशन वर्ष है 29, 34, 36, 1920। तो तितली का प्रकाशन वर्ष है, इसमें आपका उत्तर रहेगा बी, 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में तितली का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। और ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की, ये भी आप याद रखेंगे। विज्ञान गीता के लेखक हैं सेनापति, चिंतामणि, केशवदास, भिखारी दास। तो 119 का रहेगा सी, केशवदास विज्ञान गीता के लेखक हैं। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल को। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास को। और कठिन गद्य का प्रेत आ जाए तो अज्ञे को कहा जाता है। दोनों को रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा वर्मा, श्रीकांत शर्मा। तो देखो ये बहुत ही बारीकी अंतर दिया है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि श्री राम तो दोनों में आया, वर्मा और शर्मा का भी आप याद रखेंगे। तो बी है, श्री राम शर्मा शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। देखो भाई, अगर आप अपनी तैयारी का आंकलन करना चाहते हो तो मेरे बताने से पहले निशान लगा लिया करो ताकि अपने आप का मूल्यांकन कर सको कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, इसका रहेगा 1935 में। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1935 में। इनमें दिनकर की कृति कौन सी नहीं है, इसमें परशुराम की प्रतिज्ञा, वैदेही वनवास, रसवंती, हुंकार। तो इसमें है 122 का रहेगा बी, वैदेही वनवास। दिनकर की कृति नहीं है, वैदेही वनवास। आगे का संबंध किस काव्य धारा से है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भारतेंदु नवगीत। 123 का रहेगा बी, आगे का संबंध है प्रयोगवाद से। उन्होंने तार सप्तक की स्थापना भी की थी। तार सप्तक नहीं है, चार तार सप्तक बोले जाते हैं। तो इनकी स्थापना किसने की थी, अज्ञे ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे माना है, तो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, मैं बताऊंगी आपको। जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ठीक है, तो देखो इसका रहेगा आपका मुकुटधर पांडे। अगर आपसे पूछा जाए कि छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद आएगा, वास्तविक है। और इसे माना है, जैसे नंद दुलारे वाजपेयी को माना है सुमित्रा नंदन पंत ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है सुमित्रा नंदन पंत को। इलाचंद जोशी ने माना है जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने माना है मुकुटधर पांडे को। सुमित्रा नंदन पंत को किसने माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है। और किसको माना है, और इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है। अगर वास्तविक प्रवर्तक आ जाए कि छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक, तो मुकुटधर पांडे नहीं होगा। कहीं आप सोचो भी रामचंद्र शुक्ल ने जो मान लिया तो मुकुटधर पांडे आएगा, ऐसा नहीं है। जयशंकर प्रसाद वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। और छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे, सुमित्रा नंदन पंत है, और इसमें कौन थे, निराला थे, और इसमें थे ये थे जयशंकर प्रसाद थे, महादेवी वर्मा थी एकमात्र कवित्री, बाकी 3 इसमें क्या थे, जो है पुरुष थे और 1 महिला थी। ये 4 आदर्श स्तंभ माने हैं इसके छायावाद की। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरले पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की, रोशी रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र। 125 का आपका रहेगा डी, कुरुक्षेत्र। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की सूत्रपात किसने किया था, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेसन, घासीदास तासी, शिव सिंह सेंगर। 126 का आपका रहेगा सी, यानी इसकी इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की थी, घासीदास तासी ने की थी। और ये क्या है, फ्रेंच विद्वान थे, इन्होंने फ्रेंच भाषा में ये लिखी थी रचना। और इसके साथ ही मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रेसन की, ये अंग्रेजी भाषा में थी। तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे। सम सुबरन सुकुमाकर सुखदन थोर सिंह अंगी अखी कोमल कनक कठोर में प्रयुक्त छंद है। तो ये छंदों में तो भाई आपको मात्रा ये निकाल कर देखनी पड़ेगी। तो 127 का व्यतिरिक्त छंद हो जाएगा इसके। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, नरेश मेहता। तो 128 का आपका रहेगा बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ये इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार में नहीं मिला जयशंकर प्रसाद को, बाकी तीनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उद्गम की दृष्टि से अमीर है, देशज विदेशज तत्सम तद्भव। 120 का आपका रहेगा बी, उद्गम की दृष्टि से
अमीर है, मतलब उद्गम के अमीर शब्द किसका है भाई, विदेशी भाषा का है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश को है। तो ये कथन है भाई किसने बोला है, तो ये बोला है श्री सुमित्रानंदन पंत को, क्योंकि हिमाचल के जो में किसका जन्म हुआ था, सुमित्रानंदन पंत का हुआ था। कविता करने की प्रेरणा मुझे अपने प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में किसका जन्म हुआ था, सुमित्रानंदन पंत का। जब वेदना के आधार पर स्थायी अनुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का है, जयशंकर प्रसाद का, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नगेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी। 131 का रहेगा ए, जयशंकर प्रसाद। जब वेदना के आधार पर स्थायी अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, जयशंकर प्रसाद। किस ग्रंथ में कलुचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है भाई, ऐसा कौन सा जो ग्रंथ है जिसमें सामंत की 7 नायिकाओं के नक्शिक यानी सौंदर्य का वर्णन है। तो 132 का रहेगा डी, कुवलयमाला में ये 7 जो नायिका हैं, कितनी 7 नायिका, और ये सामंत की इनकी कुवलयमाला ग्रंथ में इनकी नक्शिक यानी सुंदरता का वर्णन है। तो 133 में आगे बढ़ते हैं, 133 का इधर है, ठीक है भाई। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे लगाने से पहले आप अपने निशान लगा लिया करो, ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी, कितनी बाकी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है, झरना, आंसू, लहर, कामिनी। 133 का आपका रहेगा ए, झरना। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति है झरना। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी दिल्ली का दयाल, वेश्यापुत्र। तो 134 का आपका रहेगा डी, वेश्यापुत्र। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं, अजानुभाव, अजात शत्रु, अज्ञात शत्रु, अजात शत्रु। तो 135 का रहेगा आपका बी, अजात शत्रु। जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता का नाम है भूषण घनानंद केशव आलम। तो इसका आपका उतरेगा 136 का सी, जहांगीर जसचंद्रिका के रचयिता हैं ये है केशव दास, जिसको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। रचयिता देख लेना, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, बार बार पूछा गया है। चरित काव्य किस छंद से अधिक लिखे गए, चौपाई, कवित, पदरीति। 137 का आपका रहेगा ए, तो चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे, दोहा, चौपाई में। अंदरी शब्द का अर्थ है दुख, गीला, व्यर्थ, पर्वत। 138 का आपका उतरेगा डी, अंदरी का शब्द का अर्थ है पर्वत। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, पद्मनाल पुलाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। 139 का आपका रहेगा सी। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक है पद्मनाल पुलाल बख्शी। इन काव्य संकलों में किसके अरुण कमल हैं, किसकी कवि अरुण कमल है, यानी अरुण कमल की रचना देखना है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन बादल मुक्तिबोध की है, मगध है, सागर समुद्र है, अपनी केवल धार है। 140 का रहेगा डी, अपनी केवल धार। ये किसकी है, अरुण कमल की रचना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा है, गिरियसन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 141 का रहेगा गिरियसन। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा, गिरियसन ने। हिंदी की तीसरी आंख के रचनाकार है सरजंग, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्रिय। तो इसका उत्तर है 142 का सी। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है प्रभाकर श्रोत्रिय। तो देखिए 142 हमारे 143 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी से जुड़ सकें और निःशुल्क का फ़ायदा उठा सकें। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है राजश्री, विशाख, करुणालय, ध्रुव स्वामिनी। 143 का सी, करुणालय। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, देखो भाई पहले तो ये उज्ज्वल अशुद्ध लिखा है, इसको ध्यान से देखेंगे, 2 ज आधे आएंगे, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा। तो ये अशुद्ध है, इस कहेंगे आप देखो कि तो ये अशुद्ध लिखा गया है, ठीक है। इसमें संधि पूछनी है 144 में, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ संधि। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर
बी उज्ज्वल में उत प्लस में जवल उज्ज्वल। तो ये इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। उत प्लस जवल उज्ज्वल। वामन दास इनमें से किस उपन्यास के पात्र है? गोदान, प्रतिपर कथा, बलचनमा, मैला आंचल। 145 का आपका उत्तर रहेगा डी, मैला आंचल वामन दास के क्या है पात्र हैं। और इसमें 1954 में ये उपन्यास लिखा गया था और ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास था। इससे ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और ये किसकी रचना है? ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। मैला आंचल 1954 में आंचलिक उपन्यास है। तिमिरी का शुद्ध विलोम शब्द देखना है। अंधनिशा, दिवा, आलोक। तो तिमिर का है 146 का आलोक। तिमिर का शुद्ध शब्द है आलोक। अमी हलाल मध्य प्रदेश श्वेत श्याम रत्ना ज्वेत मरत झुकी झुकी जिये जितवत एक बार। देखो ये प्रश्न बार बार आए हुए हैं, इसलिए इनको सिलेक्ट पर ये सारे प्रश्न सेलेक्ट करके लिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये इसमें एनसीईआरटी के प्रश्न आपको कम देखने को मिलेंगे। इसमें आपको व्याकरण के प्रश्न और साहित्य के, क्योंकि साहित्य भी आपकी परीक्षा में आता है। एनसीईआरटी के 10-15 प्रश्न जो आएंगे वो मैंने एनसीईआरटी भी करवा रखी, वो भी आप देख सकते हैं और मैं एनसीईआरटी की वीडियो भी लेकर आऊँगी जल्दी। तो ये है बिहारी। इसमें 1 मिनट 147 का रहेगा भाई बिहारी। रसलीन है इसके, हम ये हलाल भरे, इसमें रसलीन है भाई, इसके उत्तर रसलीन रहेगा। क्या बोलूँ के याद करूँ कि किसकी आत्मकथा है? कुबेरनाथ राय, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा, शिव प्रसाद सिंह। 148 का बी। क्या बोलूँ के याद करूँ? हरिवंश राय बच्चन की है। और ये कितने भागों में? ये 4 भागों में है। कई बार पूछा गया है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में? 4 भागों में है। जिसमें क्या बोलूँ के याद करूँ? नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, इस प्रकार के 4 भाग हैं। वारेन हेस्टिंग्स सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश, अरुण कमल, उदय प्रकाश। इनमें से कोई 149 का आपका सी रहेगा उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग्स का सांड के लेखक हैं। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी शोरसनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, नागरी अपभ्रंश और मागधी। तो 150 का आपका रहेगा ये पश्चिमोत्तरी शोरसनी अपभ्रंश। तो आज के ये प्रश्न 1 मिनट और रहते हैं भाई, अभी तो 100-150 हो गए भाई, पूरे 100-150। तो देखो भाई प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और शेयर अवश्य कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। और देखो ये आपको ई मार्क्स में भी ये प्रश्न पक्का देखने को मिलेंगे। बड़े ही महत्वपूर्ण और सिलेक्ट किए हुए प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। सिर्फ स्टेट में ही आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि हर एग्जाम में होगा। और पता नहीं क्यों वीडियो देखते हो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताया करो कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।